हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ 3D चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग माया लाइट्स के बारे में जो कुछ भी है ना भाई सब सीखेंगे। और अगर आपके पास लाइट्स का कोई नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, इस वीडियो के बाद आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगा और इंशाल्लाह आपकी जो लाइटिंग गेम है वो 0 से 100 के पास तो होगी। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आर्नल्ड लाइट्स जो हैं उन पर फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है माया के अंदर 2 रेंडर इंजन हैं, एक माया हार्डवेयर है और एक आर्नल्ड है। तो आर्नल्ड जो है वो हमें सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक रिजल्ट देता है। तो करंट इस वीडियो का फोकस हमारा आर्नल्ड लाइट्स के साथ होगा और इंशाल्लाह मैं एक फ्यूचर वीडियो में आपके साथ जो माया हार्डवेयर है कि व्यू पोर्ट के अंदर हम किस तरह व्यू को अच्छा बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो भी आप लोगों को ज़रूर सिखाऊंगा इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना इंटरफेस, अपना लेआउट समझा देता हूँ। मैंने एक सीन बनाया हुआ है यहाँ पे और ये बस रैंडम मैंने क्यूब्स फेंके हुए हैं और ये राइट साइड पे जो है मैंने कैमरा फिक्स करके ना एक और तो लॉक किया हुआ है। तो हम लाइटिंग यहाँ पे करेंगे हमारी और रिज़ल्ट हम जो है दूसरी विंडो पे चेक करेंगे। तो करंटली ये सब कुछ ब्लैक है। ये आर्नल्ड रेंडर व्यू भी मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है। इसको बेशक हम लोग निकाल के इसको हम लोग यहाँ पे सेट करें ताकि हमें ऊपर नीचे दोनों जो व्यूज़ है ना आपको उनमें डिफरेंस नज़र आता है। अच्छा, सबसे पहले बात आ जाती है लाइटिंग जान है आपकी सीन की यार। मतलब लाइटिंग के थ्रू आप मूड बना सकते हैं। आप लोग किसी चीज़ पे अगर आप एम्फसाइज करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। लाइटिंग के थ्रू आप कंट्रास्ट बनाते हैं, आप अपने कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी निकालते हैं। तो लाइटिंग जब वो जान है आपकी सीन की। 3D के प्रोसेस में मैं तो पर्सनली जब लाइटिंग के टाइम आता है तो मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे रेंडरिंग वाली शेल्फ में चलते हैं और ये हमारे पास जो है सारी लाइट्स की ऑप्शंस हैं। कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ आर्नल्ड और इधर लाइट्स में आपको ये ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगी। इनमें हम मेन सारी एक्सप्लोर कर लेंगे। मोस्टली आप इसमें ये चंद गिनी चुनी लाइटें यही इस्तेमाल करेंगे, बाकी वो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट सिंपली बता देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एम्बिएंट लाइट जो है वो कंपैटिबल नहीं है माया के साथ, ठीक है। तो ये बाकी सारी कंपैटिबल है। अब हम सबसे कॉमन लाइट बना लेते हैं और वो है यहाँ पे एरिया लाइट, ये वाला आइकॉन। अगर आप यहाँ शेल्फ से बनाएंगे तो फिर ये आपके पास नॉर्मल एरिया लाइट मिलेगी। और अगर आप यहाँ आर्नल्ड लाइट्स और फिर एरिया लाइट क्रिएट करेंगे ना तो आप आउटलाइनर में देख सकते हैं कि ये AI एरिया लाइट क्रिएट करेगी। AI यानी आर्नल्ड। तो अब हम एक्सप्लोर करते हैं एरिया लाइट को। अच्छा, एरिया लाइट एक वाहिद लाइट है जो आपके ना स्केल करने से भी इस पर इफेक्ट होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई हमारे हार्डवेयर में और ऊपर आर्नल्ड रेंडर व्यू में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी एडवाइस यही है कि आप लोग ना इस पर डिपेंडेंट ना हो हार्डवेयर पे। आप एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं अपनी सीन का, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको रेंडर व्यू नहीं देना है और आप बार बार इन दोनों के बीच में ना चेक करते रहें। रेंडर व्यू जो है ये हैवी हो जाता है बाज़ दफ़ा, लेकिन अगर आपका पीसी हैंडल करता है तो कोई मसला नहीं भाई, आप दोनों के रखो। अच्छा, रेंडर व्यू का बस एक चीज़ आप ख्याल रखें कि जब इतनी छोटी विंडो है ना तो आपको फुल रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। आप 25 पे भी, आप 10 पे भी आप इन पे टेस्ट कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। मैंने 25 किया हुआ। अब हम चलते हैं एट्रीब्यूट एडिटर की तरफ, जहाँ पे हम हमारी सारी लाइट्स को एडिट कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा तो आप Ctrl A दबाएँ और ये एट्रीब्यूट एडिटर में आपने आ जाना है, ठीक है। अच्छा जी, एरिया लाइट्स में आप देख सकते हैं कलर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई। ये सैचुरेशन बार है, ये वैल्यू बार है और ये हमारा कलर ह्यू बार है। ये ह्यू बार भी आपके पास है और आपके पास कलर व्हील भी है, ठीक है, जहाँ से आप सैचुरेशन, ये वैल्यू और सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं इजी। अच्छा, ये हो गया सिंपल सा। तो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी बेसिकली आपके लाइट की ब्राइटनेस है, ये लाइट कितनी स्ट्रॉन्ग है, तो ये वो चीज़ है। इल्यूमिनेट्स बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली आपकी लाइट को ऑन ऑफ करेगा। एमिट डिफ्यूज़ जो है ये भी आपकी लाइट का कलर वाला पार्ट जो है ना उसको ऑन ऑफ करेगा। और स्पेकुलर वाला पार्ट, अगर फ़र्ज़ करें कि मेटल सरफेस है और उसके ऊपर आपकी लाइट शाइन कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है,
तो उसको कंट्रोल करेगा। अगर आप ये डिसेबल कर देंगे तो फिर कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगी इस लाइट की। अब हम चलते हैं जी यहाँ शेडोज़ के, ये वाले पार्ट हमारे किसी काम के नहीं है। आप आर्नल्ड पे आ जाए, ठीक है। आर्नल्ड वाला जो है यहाँ पे यूज़ कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर बेसिकली हमारा जो केल्विन स्केल है ना, ये वो वाले कलर्स हैं जो आपके रियल लाइफ कलर्स हैं, जिस तरह सन की लाइट होगी, फ्लोरेसेंट बल्ब की लाइट होगी, आपके मून की लाइट होगी, कैंडल की लाइट होगी, फ्लेम की लाइट होगी। ये वाले सारे कलर्स जो है ना, ये केल्विन स्केल पे ये वाले आपको सारे शो करते हैं। आप इसको जितना कम करते जाएंगे, बल्कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, हम इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। तो आपने रेंडर व्यू को देखना है, ठीक है। ये हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो जितना आप कम करते जाएंगे आपका कलर उतना वार्म होता जाएगा या हॉट होता जाएगा। जैसे जैसे आप इसको राइट पे करते जाएंगे, वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, आपका कलर उतना कूल होता जाएगा, ठीक है। ये वार्म वाली साइड मतलब जिस तरह सनसेट है, आपके कैंडल्स हैं, फ्लेम है, राइट वाली साइड मून लाइट हो गई, या फिर डॉन के टाइम जो लाइट होती है, या फिर स्काई की जो लाइट आ रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ आपने ख्याल रखना कि जब आप कलर टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला कलर इफेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ हार्डवेयर पे शो कर रहा है। यार हार्डवेयर को ना बंद ही कर देते हैं, ये हमें तंग कर रहा है। तो बस हम आर्नर व्यू को देखेंगे, ये देखें, ये कोई कलर पे इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आपने ये टिक किया हुआ। आप जैसे इसको अनटिक करेंगे तो फिर अब आपके यहाँ पे कलर सेटिंग जो है वो यूज़ होने लग गई है। अच्छा जी, आर्नल्ड में हमारे पास दूसरी ऑप्शन है एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर और इंटेंसिटी ना आपस में भाई बहन हैं, कज़न्स हैं। तो आप इंटेंसिटी एडजस्ट कर लें, एक्सपोजर एडजस्ट कर लें। ये देखें, एक्सपोजर भी जो है हमारी लाइट की ब्राइटनेस को ही कंट्रोल कर रहा है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? गूगल बाजी से पूछते हैं। तो गूगल के मुताबिक exposure is an f-stop value that multiplies the intensity by 2 to the power of the f-stops, increasing the exposure by results 1 in double the amount of the light. You can get the same output by modifying either intensity or exposure. For example, intensity is equal to 1, exposure is equal to 4, the same as intensity is equal to 16, exposure is equal to 0. सिंपल अल्फाज में दोनों एक ही चीज़ है। इंटेंसिटी आप बेसिकली लाइट की ब्राइटनेस सेट कर लेते हैं, और एक्सपोजर आपके पास एक स्लाइडर है जो आप आगे पीछे करके उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप इंटेंसिटी एडजस्ट कर लें, आप एक्सपोजर एडजस्ट कर लें, एक ही बात है। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपका सीन जो है वो प्यारा लगना चाहिए, और अभी हमारा सीन काफ़ी प्यारा लग रहा है। सैम्पल्स बेसिकली आपकी लाइट के थ्रू जो भी नॉइज़ क्रिएट होती है ना आपके रेंडर में, ये उसको कंट्रोल करता है। जितने ज़्यादा सैम्पल्स होंगे उतनी कम नॉइज़ होगी और उतना ही ज़्यादा आपका रेंडर टाइम होगा। अगर आप सैम्पल 0 कर देंगे तो आपकी लाइट बेसिकली ऑफ हो जाएगी, क्योंकि उसका कोई सैम्पल ही नहीं कैलकुलेट हो रहा। सैम्पल्स एक्चुअली ना आपका रेंडर जो है वो कैलकुलेट कर रहा होता है, ठीक है। आप जितने ज़्यादा सैम्पल्स देंगे वो उतनी दफ़ा आपके सीन के ऊपर से गो थ्रू करता है। ये टेक्निकल चीज़ें आपको ईजी वर्ड्स में बता रहा हूँ बस। जितने ज़्यादा सैम्पल्स होंगे उतनी कम नॉइज़ होगी और उतना ही ज़्यादा आपका रेंडर टाइम होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए हमारे पास है नॉर्मलाइज से पहले हम एक चीज़ है स्प्रेड, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्प्रेड बेसिकली आपकी लाइट कितनी फैल रही है ना, ये उसको कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं स्प्रेड कम कर रहा हूँ, ये लाइट फोकस होती जा रही है जब तक ये लेज़र बीम नहीं बन गई भाई तो जितना आपकी लाइट का साइज़ होगा ना, ये एग्जैक्टली आगे स्ट्रेट डायरेक्शन में ना वही लाइट फेंकेगी। अब हम देखते हैं कि नॉर्मलाइज क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि एरिया लाइट जो होती है ये स्केल से अफेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी करंटली मैं जैसे जैसे स्केल बढ़ा रहा हूँ तो ये लाइट थोड़ी सी क्या कहते हैं डिम भी होती जा रही है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं स्केल कम कर रहा हूँ ये लाइट ज़्यादा ब्राइट होती जा रही है। जब मैं नॉर्मलाइज ऑफ कर दूँगा ना तो आप देख सकते हैं कि मैं जितना मर्जी स्केल बढ़ा लूँ, लाइट की एक कांस्टेंट ब्राइटनेस है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बेहतर एक आर्टिस्टिक कंट्रोल देता है कि आपको ब्राइटनेस की टेंशन नहीं लेनी। आप अपने सीन को जैसे मर्जी लाइट करो, लाइट का जो मर्जी स्केल सेट करो, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी पड़ती। अच्छा, द रीज़न के नॉर्मलाइज पे लाइट डिम होती जाती है वो ये है कि आपने कांस्टेंट ब्राइटनेस दी हुई है ना, जैसे जैसे वो लाइट करीब आती जा रही है, स्मॉल होती जा रही है, वो फोकस होता जा रहा है और आपकी ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आपकी लाइट एक्सपेंड होती जा रही है वो सेम ब्राइटनेस जो है ना वो ओवरऑल इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और आपकी लाइट जो है वीक होती जाती है।
तो आपने इसको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। कास्ट शेडो सिंपल है, आप इसको ऑफ़ करेंगे तो आपके सीन में कोई शेडो नहीं होगा। ये तो कास्ट शेडोज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने उस सीन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। आप देख सकते हैं कि करंटली इस लाइट की वजह से यहाँ पे ये शेडो जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं कास्ट शेडोज़ को ऑफ़ कर दूंगा ना, आप देख सकते हैं कि वो शेडो ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली आपकी लाइट कोई शेडो जो है वो जनरेट नहीं करेगी। और शेडो तो अच्छी बात है यार, होने चाहिए, उसी से रियलिज्म आता है। तो आप इसको ऑन रखें। अगर फॉर सम रीज़न आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। शेडो डेंसिटी बेसिकली आपका शेडो कितना स्ट्रॉन्ग है ये वो कंट्रोल करता है। आप इसको कम कर देंगे तो आप देख सकते हैं आपका शेडो जो है वो लेस और लेस इंटेंस होता जा रहा है, इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है। तो ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। स्प्रेड तो हमने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं, करंटली आप देख सकते हैं कि लाइट का जो स्केल है ना, उसकी वजह से इस तरह का शेडो जो है जनरेट हो रहा है। और जैसे ही मैं स्केल जो है लाइट का कम करता जाऊंगा, आप देख सकते हैं कि ये शेडो जो है हार्श होता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस है, आपने नोट रखना है कि अगर आपकी लाइट छोटी है ना तो उसका शेडो शार्प बनेगा, और अगर आपकी लाइट जो है वो और अगर आपकी लाइट का स्केल बड़ा है तो उसके शेडोज़ जो हैं वो सॉफ्ट जनरेट होंगे। इसका रीज़न ये है कि जब आपका स्प्रेड बढ़ जाता है ना तो आपकी लाइट काफ़ी ज़्यादा जो है फैल के उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उसके शेडोज़ हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और जब आपकी लाइट फोकस्ड होती है तो फिर उसके शेडोज़ हैं हार्श बनते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है वॉल्यूमेट्रिक शेडोज़। ये जब हम वॉल्यूमेट्रिक्स पढ़ेंगे तब आपको बताऊँगा। और अब हमारे पास आ जाता है विजिबिलिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है। इसमें बेसिकली अगर आप देख सकते हैं करंटली कैमरा में 0 है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आप अपना लाइट सोर्स देख सकते हैं कि भाई आपकी लाइट कहाँ पे पड़ी है, आप उसको विजिबली देख सकते हैं। ट्रांसमिशन जो है ये बेसिकली अगर आपका ग्लास सरफेस है, ठीक है, तो उस पे आपकी लाइट को शो करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्लास पे लाइट सोर्स ना आए तो आपने इसको ऑफ कर देना है। डिफ्यूज़ बेसिकली आपकी लाइट का कलर है। अगर आप कलर ऑफ कर देंगे तो आपके सीन में कोई डिफ्यूज़ नहीं होगा। अच्छा, स्पेकुलर के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसका हम मटेरियल जो है फोंग कर देते हैं, क्योंकि फोंग एक मेटालिक सरफेस है और इस पर स्पेकुलर आएगा। इसको थोड़ा सा हम आगे भी मूव कर लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे अगर मैं डिफ्यूज़ ख़त्म कर देता हूँ तो फिर भी उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन है ना वो रहेगी, क्योंकि स्पेकुलर है। और अगर आप स्पेकुलर ख़त्म कर देंगे तो फिर वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप स्पेकुलर ख़त्म करके डिफ्यूज़ बढ़ा लेते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होगी, उस स्पेसिफिक लाइट की सिर्फ, ठीक है। ये बेसिकली जब मल्टीपल लाइट्स होती हैं ना आपके पास तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई अच्छा मुझे इसकी सिर्फ रिफ्लेक्शंस चाहिए, तो आप एक लाइट का डिफ्यूज़ ऑफ कर दें, उससे आपकी सीन मज़ीद ब्राइट नहीं होगा लेकिन रिफ्लेक्शंस आएंगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह सब सरफेस स्कैटरिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपके ऑब्जेक्ट में होनी चाहिए, इस मटेरियल में नहीं है। इनडायरेक्ट लाइटिंग के भाई बाउंस होकर जो लाइट है ना वो पड़ती है। आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वॉल अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ पे करंटली लाइट पड़ी है, ये आपकी इनडायरेक्ट लाइट है, क्योंकि लाइट जब किसी सरफेस को लगती है ना तो वो बाउंस होके भी आती है वापस। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपके सीन में कोई लाइट जो है बाउंस नहीं करेगी और सिर्फ डायरेक्ट लाइटिंग आएगी। अच्छा, एरिया लाइट और AI एरिया लाइट में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो बेसिकली AI एरिया लाइट जो है आपको थोड़ी ज़्यादा ऑप्शन दे देता है। अगर तो आप आर्नल यूज़ करें तो बेहतर है कि आप ना इसी को स्टार्ट से ये जनरेट करें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कलर और हमारे पास इंटेंसिटी और एक्सपोजर इकट्ठे है, वेयर एज पुराने में हमारे पास कलर का एक सेक्शन था, फिर थोड़ा नीचे जाके आर्नल था, उसके अंदर एक्सपोजर था। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ सेंटर में ही है, हमारे पास यहाँ पे सब कुछ इकट्ठे ही है। तो आप यहाँ से एक्सपोजर जो है अपना एडजस्ट कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ जो देखने वाली वो है कि हमारी लाइट शेप की हमें ऑप्शंस मिल जाती हैं। अगर आप इसको सिलेंडर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये लाइट की शेप जो है चेंज हो गई है। ये बेसिकली तब आप यूज़ करते हैं जब आपने ट्यूब लाइट बनानी है, ठीक है। अगर मैं आपको कैमरा में इसकी विजिबिलिटी ऑन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये ट्यूब लाइट बन गई है, ठीक है। तो इसको ऑफ कर लेते हैं। लास्टली हमारे पास है डिस्क। डिस्क बेसिकली एक सर्कल की शेप ले लेती है। अगर मैं आपको स्प्रेड ख़त्म करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल बन चुका है,
अच्छा जी, स्प्रेड हम देख चुके हैं, सैम्पल्स हम देख चुके हैं। एक और चीज़, क्वाड में आपके पास ये राउंडनेस और सॉफ्टन एज की भी ऑप्शन है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। राउंडनेस बेसिकली आपकी स्क्वायर का आप देख सकते हैं कि ये राउंड होता जा रहा है, इवेंचुअली ये डिस्क ही बन जाता है। तो क्वाड और डिस्क क्यों अलग अलग दिए मुझे नहीं पता, आप क्वाड को ही राउंडनेस जो है फुल करके एज ए डिस्क यूज़ करें, क्योंकि फिर आप इसकी एजेस भी जो है वो सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एजेस सॉफ्ट और स्प्रेड सेम चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं स्प्रेड में लाइट फैल रही है इटसेल्फ, लेकिन सॉफ्ट एज में सिर्फ उसकी जो एजेस है ना ये सॉफ्ट हो रही है। तो ये आप लोगों ने जहन में रखना। अब हम एक्सप्लोर करते हैं हमारी सेकंड लाइट, जो कि है एक स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट बेसिकली वो लाइट है जो हम स्टेजेस पे देखते हैं, जब कोई परफॉर्म कर रहा होता है भाई तो उसके ऊपर एक लाइट आ रही होती है ना, ये वो वाली लाइट है। तो करंटली हमारी लाइट डिस्प्ले नहीं हो रही, हम इसकी इंटेंसिटी जो है थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और यहाँ आर्नल्ड में जाके इसका एक्सपोजर भी बढ़ा लेते हैं। मटेरियल हम वापस से लैम्बर्ट कर देते हैं। अच्छा, लाइट को आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ इसकी डायरेक्शन सेट करने के लिए। तो इसका एक ट्रिक होता है कि आप टी दबाएं और आपके पास ना ये एक और कर्सर आ जाता है। आप इसको स्नैप कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी उसके वर्टेक्स पे, और अब जब आप लाइट मूव करेंगे ना तो ये उसी पॉइंट पे जो है फोकस कर रही होगी, तो इससे आपको लाइटिंग में बहुत आसानी होगी। तो स्पॉटलाइट डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे हम इसकी सेटिंग्स देखते हैं। कोन एंगल, कोन एंगल होता है बेसिकली ये इसके आगे जो कोन बनी हुई है ना ये कितनी वाइड है। अगर आप इसको छोटा करता जाएंगे तो आपकी लाइट जो है उतनी ज़्यादा फोकस होती जाएगी, और अगर आप इसको फैलाते जाएंगे तो आपकी लाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीन जो है वो कवर करेगी। आप इसको फिजिकली भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कोन इसकी बड़ी और छोटी हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पेनम्ब्रा एंगल। ये क्या होता है? अच्छा, पेनम्ब्रा एंगल मैं आपको इस व्यू में दिखाता हूँ। ये बेसिकली आपकी कोन की जो एजेस है ना ये उसको स्मूथ करेगी अंदर की तरफ अगर माइनस में है, और बाहर की तरफ अगर ये पॉजिटिव में, तो आप इसको यहाँ से ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे बढ़ते हैं, आर्नल्ड की ड्रॉप ऑफ क्या है? अच्छा, ड्रॉप ऑफ जो है ये बेसिकली कंट्रोल करता है कि सेंटर से जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं ना तो ये इसकी वैल्यू कैसे कम होती जा रही है, ठीक है। ये ड्रॉप ऑफ इसको कंट्रोल करता है। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ तो सेंटर से आगे वैल्यू जा ही नहीं रही है, उसका ड्रॉप ऑफ बहुत ज़्यादा है, वो अपनी लाइट लूज़ करता जा रहा है। और अगर आप इसको प्ले अराउंड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो सेटिंग ना इसकी कर लें। अब हम चलते हैं रेडियस की तरफ। अच्छा, अब हमने बाहर वाली जो कोन है उसका एंगल तो एडजस्ट कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शैडो जनरेट हो रहा है और ये काफ़ी हार्श है। तो रेडियस जो है वो इसको एडजस्ट करता है कि ये शैडो जो है कितना हार्श जनरेट करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। नॉर्मलाइज फिर से वही चीज़ है भाई, तो आप इसको ऑन रखें, कोई मसला नहीं। अच्छा, राउंडनेस बेसिकली आपका जो ये सर्कल बन रहा है ये कितना राउंड है इसको कंट्रोल करता है। आप इसको ख़त्म कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और कास्ट शैडो तो हमने ऑलरेडी देख लिया, और आगे सारी वही सेटिंग्स हैं, ये कुछ डिफरेंट हैं। एस्पेक्ट रेशो बेसिकली देखता है कि अच्छा भाई ये कितना, इसकी रेशो क्या है, ठीक है। जैसे जैसे कम होती जाएगी ये इक्वल नहीं रहेगी, ये ओवल होती जाएगी। अब फुल रखेंगे तो फिर ये सर्कल रहेगी। लेंथ रेडियस भी मिलता जुलता ही है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। आप ये यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हमारी तीसरी लाइट जो है वो है पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी हमने देखा कि एरिया लाइट और स्पॉट लाइट इन दोनों की एक सर्टेन डायरेक्शन होती है। जो पॉइंट लाइट होती है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये अपने जिस पॉइंट पे पड़ी है ना वहाँ से हर तरफ इसने लाइट एमिट करनी है, 360 आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइट है। जिस तरह एक बल्ब लाइट एमिट करता है ना, आपकी पॉइंट लाइट भी उसी तरह काम करती है। तो इसकी हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इसको देखने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये हर डायरेक्शन में जो है ना लाइट एमिट कर रही है,
क्यूब की तरफ भी, इस वॉल की तरफ भी, यहाँ इस फ्लोर की तरफ भी। तो ये इसकी ख़ास बात है। हम यहाँ चलते हैं आर्नल्ड की तरफ और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं हमारे पास। सारी सेटिंग्स तकरीबन सेम ही हैं। ये बस एक सेटिंग है जो देखने वाली है और वो है रेडियस। ये बेसिकली आपको बताता है कि जो आपकी पॉइंट लाइट है ये कितनी बड़ी है। और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि करंटली शेडो बहुत हार्श है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है वो शेडो सॉफ्ट होता जा रहा है। और ये होल जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पे हमें नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये लाइट इतनी बड़ी हो चुकी है कि इस ऑब्जेक्ट को जो है ना पेनिट्रेट कर रही है, तो इसलिए वहाँ पे लाइट ही नहीं आती। आप कैमरा में देख सकते हैं, जब आप कैमरा फुल करते हैं तो ये हमारी लाइट का ओरिजिनल साइज़ है, ठीक है। और जैसे जैसे रेडियस बढ़ा रहे हैं तो ये उन ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप कर जाती है और वहाँ पे हमारे पास ये ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। तो अगर आपको रेडियस बहुत बड़ा चाहिए तो आपको इस लाइट को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। आगे हमारे पास है जी डायरेक्शनल लाइट। तो यहाँ पे आप इसका बटन क्लिक कर दें। अच्छा, डायरेक्शनल लाइट जो है बहुत इंटरेस्टिंग होती है। आप इसको सीन में उठा के जहाँ मर्जी प्लेस कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको स्केल कर लें जितना मर्जी, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको फ़र्क पड़ता है सिर्फ इसकी रोटेशन से। आप जिधर भी इसको रोटेट करेंगे ना, ये उस हिसाब से अपनी डायरेक्शन पकड़ता है और वहाँ पे लाइट इमिट करने लग जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे सन को। तो जब भी कोई आउटडोर सीन है ना और आपने सन बनाना है तो फिर आप लोगों ने जो है डायरेक्शनल लाइट यूज़ करनी है। और सिमिलर टू स्पॉटलाइट आप टी दबा के ये पॉइंट भी एडजस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप फोकस रखना चाहते हैं। इन हमारे केस में ये क्यूब है तो हम क्यूब पे रख लेते हैं भाई। और आप देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे ये एडजस्ट कर रहा हूँ ये लाइट्स भी हमारी साथ साथ एडजस्ट हो रही हैं। अच्छा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं तो सिंपली थोड़ा सा इसको प्ले अराउंड करके देखूँगा इंटरेस्टिंग एंगल कैसे बनता है। इंटेंसिटी हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं और आप इसको घुमाएं, प्ले अराउंड करें, देखें क्या सूट करता है आपके सीन को। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बड़ी बिल्डिंग्स है ना, इनका शेडोज़ भी ना ऐसे रन क्रॉस करें। ये वाली बिल्डिंग थोड़ी हटा लेते हैं। तो अब जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ा लेते हैं। अच्छा, हमारे पास इसमें आर्नल्ड में ऑप्शन आ जाती हैं। वही एक्सपोजर है, एंगल है। अच्छा, एंगल क्या होता है? आप देख सकते हैं कि ये जो करंटली शेडोज जनरेट कर रहा है ना, ये देखिए काफ़ी हार्श है। एंगल बेसिकली यही हार्डनेस को एडजस्ट करेगा। आप जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे तो वो लाइट इसके शेडोज़ हैं वो सॉफ्ट होते जाएंगे। आप कम करेंगे तो शेडोज़ हार्श होते जाएंगे। एक बेसिक रूल है कि आप देख सकते हैं जब दोपहर का टाइम होता है तो फिर शेडोज़ बहुत शार्प बनते हैं, और जब शाम के टाइम धूप पड़ रही होती है या थोड़ा सा क्लाउडी हो तो फिर जो है हमारे शेडोज़ जो हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी जो है लॉक नहीं होता। आप यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू डाल के भी इसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं जितना आप चाहें। अच्छा, लास्टली एक और लाइट है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और वो बहुत ज़रूरी लाइट है और बहुत कमाल की लाइट है। अच्छा, वो लाइट आपको शेल्फ में नहीं मिलेगी, तो आपको आर्नल्ड में जाना पड़ेगा, लाइट्स, और यहाँ पे स्काई डोम लाइट। ये वन ऑफ माय फेवरेट लाइट्स है। स्काई डोम लाइट बेसिकली आप देख सकते हैं, अगर आप सीन जूम आउट करें तो ये एक बॉल बन गई हुई है और ये हर डायरेक्शन में ना आपके सीन की तरफ जो है लाइट फेंक रही है, और आपके सीन को ना ये बड़े ही एक इक्वल मैनर में जो है ना आपके सीन को लिट कर देता है। अगर आपको लगता है कि भाई आपका सीन ओवरऑल बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, ठीक है, तो आप स्काई डोम लाइट एडजस्ट करके इसकी इंटेंसिटी कम करके जो है ओवरऑल अपने सीन को उठा सकते हैं। स्काई डोम लाइट की सबसे ख़ास बात क्या है, आप सारी लाइट्स रिमूव करते हैं, ठीक है। और ये वेबसाइट है polyhaven.com, ठीक है। तो आप polyhaven.com में जाके यहाँ HDRIs में एक्सेस करके यहाँ से हम कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं। हम भाई चलें ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी HDR फाइल जो है आप 2K डाउनलोड कर लें। 4K बहुत हैवी हो जाता है। 4K करना 4K कर लो भाई, आपकी मर्जी। मैं तो 2K पे भी खुश हूँ। अच्छा जी, तो आप लोगों ने ना
आपने स्काईलाइट पे क्लिक करना है, यहाँ पर कर लें, आउटलाइनर पे क्लिक कर लें और आपने अब कलर में जाना। कलर में आपने फ़ाइल सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपने एक फ़ाइल यहाँ पे लोड करनी है। जो हमने अभी HDR डाउनलोड किया ना वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आपने एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। इस फोल्डर पे दबा के आप अपनी फ़ाइल सर्च करें और ये देखें ना, ये हमारे पास .hdr फाइल है, तो आप इसको ओपन कर लें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, और इंटेंसिटी आपने 1 पे रखनी है। और ये देखें जी, इंस्टेंटली आपके सीन में ये जो HDR था ना, ये लाइट इमिट कर रहा है। इसमें आपको इतने रियलिस्टिक कलर्स मिलेंगे यार, मतलब आप को मैं दिखाता हूँ एक, बस फॉर एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे एक बॉल क्रिएट कर रहा हूँ और इस पर फोकस कर लेते हैं, कैमरा स्विच कर लेते हैं और इस बॉल को जो है मैं एक मेटालिक सा कलर दे देते हैं। ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड सरफेस देते हैं और इसकी रफनेस ख़त्म कर देते हैं, मेटलनेस बढ़ा लेते हैं। ये देखें, आपको एग्जैक्ट वो रिफ्लेक्शंस मिल रही हैं। और यार ये बस कमाल चीज़ है। आपको जब भी रियलिस्टिक लाइटिंग चाहिए ना, तो आपने सिर्फ एक HDR उठा के फेंक देना है। आउटडोर सीन के लिए तो ये बेस्ट होता है, बेस्ट। और आपने बस एक HDR इमेज फेंक देनी है और ये आपके पूरे सीन को लाइट कर देगा। मैं इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियोस में मज़ीद आप लोगों के साथ टिप्स ज़रूर शेयर करूँगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो, और उसके अंदर मैं आपको HDR आके ना फुल आपको जो है ना दिखाऊँगा कि क्या कमाल की चीज़ है ये। लेकिन आपको अभी भी आइडिया हो गया होगा। देखिए हमारे सीन में कोई लाइट नहीं है और ये अकेली लाइट जो है ना, इसको हम बड़ा कर लेते हैं भाई। आप देख सकते हैं हमारे सीन में कोई लाइट नहीं है और ये अकेली जो है ना एक HDR इमेज हमारे सीन को इतना खूबसूरत बना रही है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। आपको डायरेक्शन अगर नहीं पसंद आ रही तो आप इसको रोटेट करके मन पसंद डायरेक्शन रख के आप देखिए क्या प्यारा रिज़ल्ट आ रहा है यार। ये देखिए, आपने इसको रोटेट करना है जब तक आपके पास एक इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट नहीं आ जाता। और इजी तरीन लाइटिंग है यार, इजी तरीन। ये देखिए क्या बात है, सिर्फ एक HDR रखी है रोटेट की और कितना हमें इंटरेस्टिंग ये एंगल मिला है। अच्छा, ये सीन जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग बेशक इसको डाउनलोड करके आप इसके अंदर पंगे करके अपनी लाइटिंग्स बना के मेरे साथ इस हैशटैग पे शेयर करें और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को आर्टवर्क देखने में। अच्छा, इस सीन के जो जिप फोल्डर है ना उसके अंदर मैं टेक्सचर इसका इंक्लूड कर दूंगा। आपके पास ये टेक्सचर डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा सीन में, क्योंकि आपको एक दफ़ा लोकेशन बतानी पड़ती है। ठीक है, तो जब भी आप कोई नया सीन लोड करें जिसमें टेक्सचर्स लगे हों, आपको उसकी लोकेशन बतानी पड़ती है। तो आपने सिंपली इस क्यूब पे क्लिक करना है। यहाँ कलर में आप देखेंगे कि ये आइकन बना हुआ है ब्लैक, इसको दबा के यहाँ फोल्डर में ना आपने सिंपली वो जहाँ पे भी आपने टेक्सचर अपना सेव किया हुआ है उसको आपने ओपन कर लेना है और वो टेक्सचर आपका लोड हो जाएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी फेवरेट लाइट आपको कौन सी लगी और फ्यूचर में आपको किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में। मुझे तो बहुत मज़ा आया क्रिएट करने में। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।